नमस्कार, मैं हूं राजू सिंह और नो पॉलिटिक्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज कर्नाटक के हाई कोर्ट ने हिजाब का जो विवाद था उस पर पूर्ण विराम लगा दिया है और विराम लगाते हुए हाई कोर्ट ने क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। We are of the considered opinion that wearing of hijab by Muslim women does not form a part of essential religious practice in Islamic faith. जैसा कि आपने वीडियो में सुना कि हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा है, हाई कोर्ट के जज ने, कि चूंकि हिजाब जो है वो इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक अंग नहीं है हिजाब, इस तरीके से जो हिजाब का विवाद था उस पर पूर्ण विराम अब लग जाना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है। जज साहब कोर्ट में, अदालत में कुरान पर और मजीद पर और जो भी उनके शरिया है, शरिया लॉ पर डिस्कस क्यों हो रहा है कोर्ट में? क्या शरिया से देश चलेगा या संविधान भी है उसके लिए? शरिया में और कुरान में तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो क्या उन सारी चीज़ों से देश चलेगा क्या? मेरा सवाल यह है, यह नहीं है कि हिजाब पर विवाद पर बैन लग गया, बंद हो गया हिजाब का विवाद या और जो भी मसले हैं। मसला यह है कि कुरान को या शरिया को क्यों कोट किया जा रहा है अदालतों में? क्या यह देश उस शरिया से, उस कुरान से चलता है क्या? स्कूल का, किसी भी इंस्टीट्यूशन का एक अपना ड्रेस कोड होता है, उस ड्रेस कोड के अंतर्गत जो बच्चा पढ़ने जाएगा वही पढ़ेगा। अगर जिसको वो ड्रेस कोड के अंदर में नहीं पढ़ना है वो वहाँ नहीं पढ़ने जाएगा, बात साफ है। एडमिशन के समय ही यह तय हो जाता है कि ये ड्रेस कोड है, उस ड्रेस कोड को आपको पहन के जाना है। तो शरिया को और कुरान को क्यों कोट किया जा रहा है अदालतों में? कुरान में तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जज साहब। कुरान में तो यह भी लिखा हुआ है कि काफिरों के औरतों को रेप करो, उनको कन्वर्ट करो, उनका मर्डर करो, जहाँ मिले घात लगाकर उनका नरसंहार करो, और इसका रिपरकेशन भी देखने को मिलता है। इसकी तो पुष्टि होती है। अभी तक उनके जो ज़हन में चल रहा है वो साफ दिख रहा है। तो क्या उस चीज़ को अदालत लागू करवाएगी पूरे देश में क्या? जो कुरान में, मजीद में या जो शरिया में लिखा हुआ है उसको लागू कराएगी क्या? क्या हाथ के बदले हाथ और आँख के बदले आँख के नियम लागू होगा देश में? नहीं होगा। क्या चोरी के बदले दोनों हाथ काट लेना यह लागू होगा देश में? नहीं होगा। क्या हिंदुओं को जो मारने की बात कही गई है, काफिरों को जो मारने की बात कही गई है कुरान मजीद में और जो शरिया में, वो बात कोर्ट लागू करवाएगी क्या पूरे हिंदुस्तान में? जाहिर है नहीं करवाएगी। तो फिर अदालतों में यह क्यों देखा जाता है कि यह चीज़ जो है ये इस्लाम का अंग है कि नहीं? अगर अंग होता तो आप क्या करते? कंपलसरी कर देते क्या सबको पढ़ने के लिए? मान लिया कि और किसी चीज़ का विवाद चला जाए कोर्ट में और कहीं पे शरिया में या उनके कुरान में, मजीद में यह लिखा हुआ हो कि वो बात इस्लाम का अभिन्न अंग है, तो फिर कोर्ट क्या कहेगी? कोर्ट उसको लागू करवाएगी क्या सब पर? जज साहब लोगों को यह दिखता नहीं क्या कि क्या चल रहा है उस इंस्टीट्यूशन का? और कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलेगा या कुरान मजीद से देश चलेगा? आप लोग विचार करिएगा कि क्या चल रहा है पूरे देश में। बहुत सारे लोग तालियां बजा रहे हैं कि देखो देखो कोर्ट ने भी इनके मुंह पर थूक दिया। नहीं भैया, कोर्ट ने उनको और रास्ता दिया है। ऐसी जितने भी सारी चीज़ें हैं वो कोर्ट में जाएंगी और कोर्ट जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पर डिस्कशन छोड़ करके इन्हीं सारी चीज़ों पे, ट्रिपल चीज़ों पे, छोटे छोटे तुच्छ चीज़ों पर बहस होगी। शरिया कोर्ट किया जा रहा है, कुरान कोर्ट किया जा रहा है, इसी से देश चलेगा? मेरा सवाल यह है। अब आते हैं दूसरे पक्ष पर कि पूरे देश में जो एक फिल्म चल रही है विवेक अग्निहोत्री जी की, वो कश्मीर फाइल फिल्म है, उसको लेकर के पूरे देश में चर्चा है। आज नरेंद्र मोदी जी ने संसद भवन में ये कहा, कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं वो पूरी जमात
बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए एक बड़ा मुहिम चला है, आपने देखा होगा। एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। मेरा सवाल इन्हीं नरेंद्र मोदी जी से यह है कि क्या आप मुफ्ती मोहम्मद सईद से मिल रहे थे तो क्या आपके मन में यह नहीं था कि यह व्यक्ति जब गृह मंत्री था तब पूरे कश्मीर को हिंदुओं से खाली करवा लिया? एक बार इस देश का गृह मंत्री मुसलमान बना है जम्मू कश्मीर का, और उसने पूरे कश्मीर को हिंदुओं से खाली करवा लिया। आप सोचिए कि अगर उनका एक व्यक्ति किसी भी पद पर जाता है तो वह अपने कौम के लिए समर्थित होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा पद क्यों ना हो। आप बताइए कि जब वहां पे नरसंहार हो रहे थे, यहां पे विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, बीजेपी भी उसमें शामिल थी, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, इस देश के सबसे बड़े सेकुलर नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। मैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में तो नहीं बता सकता कि उस समय इनके पास कोई पावर था, लेकिन बाकी के जो बड़े नेता जो आज तक जीवित है, अटल बिहारी जी को छोड़ करके LK आडवाणी हैं, MM जोशी जी हैं, बहुत सारे सांसद थे बीजेपी के, वे चाहते तो सरकार गिरा सकते थे, लेकिन नहीं, उनको भी केवल और केवल कुर्सी से मतलब है। इस हमाम में सारे के सारे नंगे हैं जी, सारे के सारे। आज भी जब जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली की बात आती है तो नरेंद्र मोदी जी उसी प्राइम मिनिस्टर हाउस पर वहीं उमर फारूकों, उमर अब्दुल्लाओं और मुफ्ती मोहम्मद सईद के बेटी महबूबा मुफ्ती और जितने भी एक एक 2 दिन के का भी जो पार्टी बनाए हुए हैं जम्मू कश्मीर में, उनको बुलाती है। लेकिन जम्मू रीजन के जितने भी पार्टियां हैं, चाहे वो एकजुट जम्मू हो या और जितने भी कानून कश्मीर हो, उनको यही नरेंद्र मोदी नहीं बुलाते हैं। यानी कश्मीर में जो मुसलमान है, जो वहां मेजॉरिटी में है, उनको वहां पर पावर में रखना है। यह इस सरकार में भी हो रहा है। जिस तरीके से फिल्म ने एक पूरे नरेटिव को सेट किया है वो बहुत ही जबरदस्त है। वास्तव में यह जो युद्ध है वो नरेटिव का है। अरुंधति रॉय उसी टेररिस्ट से जाकर हाथ मिलाती है, वही टेररिस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आता है और मनमोहन सिंह से फोटो खिंचवाता है, और एक बार नहीं कई बार आता है। और उस टेररिस्ट का यासीन मलिक को सेकुलर फेस साबित किया जाता है कि यह बहुत सेकुलर फेस है। तो वह सेकुलर कैसा जो हिंदुओं का नरसंहार न किया हो, वह सेकुलर कैसा जो काफिरों को मारा नहीं हो। यही चल रहा था इस देश में। लेकिन इस जम्मू कश्मीर के जो नरसंहार पर जो कश्मीर फाइल्स फिल्म बनी है, इसने एक अलग तरीके का नैरेटिव सेट किया है। वास्तव में यह जो युद्ध है वो नैरेटिव का है। जिस तरीके से हिटलर ने, नाजियों ने यहूदियों पर जो हॉलोकास्ट किए हैं, जो नरसंहार किए हैं और 20-25 लाख 30 लाख यहूदियों को मारा है, ठीक उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में एक प्लान्ड वे में हिंदुओं का नरसंहार किया गया। अंतर बस एक ही है, यहूदियों ने पूरे संसार को यह भूलने नहीं दिया कि हमारे साथ हॉलोकास्ट हुआ है, हमारे साथ नृशंस हत्याएं हुई हैं, हमारे साथ जेनोसाइड हुआ है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो घटना हुआ
उसको किसी ने याद तक नहीं रहा, चाहे वो मीडिया का सेक्शन हो या पॉलिटिकल सेक्शन हो या और कोई भी हो, जितने भी एनजीओज वगैरह हैं, किसी ने भी उसको याद रखने की कोशिश नहीं की और हिंदू यहीं पे नैरेटिव हार गए। वास्तव में यह जो वार है वो नैरेटिव का ही है कि किसकी बात संसार के कोने कोने तक पहुंचती है। आप जाइए, जैसे ही छोटे छोटे बच्चे सामने पत्थर फेंकने लगते हैं, वीडियो कैमरा चालू हो जाता है और जैसे ही वीडियो कैमरा ऑफ होता है, पत्थर फेंकना बंद हो जाता है। उनके हाथ में पत्थर किसने दिए? क्या भारत की सरकार ने दिए या उनके दिमाग में कुछ फितूर चल रहा है? आज भी सरकार भी जब जाती है तो जम्मू रीजन को नहीं देखती, वो सीधे पहुंचती है श्रीनगर में और वहां पे जाकर जितने भी विकास कार्यों को देखना हो या युवाओं को नौकरी देना हो, वो सिर्फ श्रीनगर में दिया जाता है, कश्मीर रीजन में। जम्मू को एकदम आज भी अकेला छोड़ दिया गया है। किसकी बात करें? क्या बीजेपी की बात करें? क्या बीजेपी उस समय पावर में नहीं थी? बीजेपी भी उस समय पावर में थी और बहुत बड़े मेजॉरिटी के साथ पावर में थी, सत्ता का लाभ ले रही थी। वो चाहती तो 1 मिनट में सरकार गिरा सकती थी। फारूक अब्दुल्ला जो दिल्ली में आते ही नेशनलिस्ट हो जाता है और वहां जाकर के घोर कम्युनलिस्ट हो जाता है, वो नरेंद्र मोदी का दोस्त है। कभी कभी तो श्री राम जय जय राम भी गाने लगता है। हम हिंदू खुश हो जाते हैं कि देखो ऐसा जमाना आ गया कि आज उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला भी श्री राम जय जय राम गीत गा रहा है। वही फारूक अब्दुल्ला उस समय मुख्यमंत्री थे। क्या किया उसने? सामने मीटिंग करता था वो जिहादियों के साथ, उस आतंकवादियों के साथ, और प्लानिंग करके ये पूरा काम हुआ है। ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको हम बयान भी नहीं कर सकते। फिल्म को देखने के बाद व्यक्ति रोने लगते हैं थिएटर में, तो जिनके साथ हुआ होगा उसके साथ क्या बीती होगी उसके ऊपर। लेकिन मुझको लगता है कि किसी भी सरकार में, किसी भी शासन व्यवस्था में इस तरीके की क्षमता नहीं है कि वो दिमागी फितूर को रोक सके, या जानबूझ करके उनको छोड़ दिया गया। वो छोड़िए, जब कश्मीर से भागे और जम्मू और दिल्ली के तमाम ऐसे जगहों पर वे लोग ठहरे, टेंटों में ठहरे, इतनी भीषण गर्मी में एक एक टेंट में 33-33 लोग सोते थे किसी तरीके से। वे परिवार जिन्होंने अपनों को खोया है कश्मीर में, उनको जब जम्मू में एक टेंट दिया जाता है तो उनको मिलता है 600 रुपया। वहां पे कितने लोग बिच्छू और सांप के काटने से मर गए, कितने लोग गर्मी से मर गए, कितने लोग को डायरिया, दस्त बीमारी हुआ और बीमारी से, छोटे छोटे बीमारियों से भी लोग मर गए। किसी ने पूछने के भी जहमत नहीं उठाई। आप ये सोचिए कि जो टेररिस्ट सरेंडर करता है उसको 2 लाख रुपए मिलते हैं। वो टेररिस्ट उस 2 लाख रुपया से जा करके फिर 1 लाख का क्लाशनिकोव खरीदता है, AK-47 खरीदता है और फिर दुगुना गति से हिंदुओं का जनसंहार करता है। जो मार रहा है उसको सरकार 2 लाख रुपया दे रही है और जो मारा जा रहा है उसको 600 रुपया। यह युद्ध बहुत लंबा चलने वाला है। ये नैरेटिव का युद्ध है और इन्फोवार है, और इन्फोवार बहुत खतरनाक होता है। इसको लड़ने के लिए आपके पास पूरे टीम चाहिए और टीम को एकजुट होना बहुत जरूरी है, और दुर्भाग्य से हिंदुओं की एक भी टीम आज तक नहीं है। नैरेटिव क्या बनाया जाता है?
जो बीजेपी के आईटी सेल वाले हैं या जो आरएसएस वाले हैं, वो नैरेटिव क्या बनाते हैं, दिन भर नरेंद्र मोदी को आगे करके, और मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, मोदी ने ये कर दिया। और मोदी क्या कर रहे हैं, वो अपने कौमी भाइयों के लिए योजनाएं ला रहे हैं। वह मुख्तार अब्बास नकवी जो अपने बूथ पर 2 सीट दिला पाया, वो मुख्तार अब्बास नकवी माइनॉरिटी के नाम पे 40% सब्सिडियां बांट रहा है अपने कौम को। वो राष्ट्रवादी मुख्तार अब्बास नकवी जो अपने गांव का वोट नहीं दिलवा सकता, वो बीजेपी में बैठ के मलाई मार रहा है। बीजेपी ने उसको कैबिनेट मंत्री बनाया है, कैबिनेट मंत्री। जो एक छोटा सा चुनाव नहीं जीतता पंचायत में, उसको वार्ड कमिश्नर में खड़ा करा कर दिखाइए, जितवा कर दिखाइए। किसको हम समझें कि कौन देशभक्त है, कौन हमारे साथ है? क्या नरेंद्र मोदी अगर आज के समय में कुछ होता है तो ये कुछ बड़ा स्टेप लेंगे? नहीं लेंगे। जो व्यक्ति अपने सुरक्षा पर हुए खिलवाड़ को केवल वोट जुटाने के लिए इस्तेमाल करता है, जो पंजाब में इनके साथ हुआ था, वो व्यक्ति कर ही क्या सकता है भाई? केवल मास्टर स्ट्रोक सेट करने के अलावा जिस तरीके से बंगाल में वायलेंस हुआ, बंगाल में एक तरफा जेनोसाइड हुआ, दर्जनों लोगों को मारा गया और हजारों लाखों लोग भागकर आसाम में गए इलेक्शन के बाद, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने क्या किया? कुछ नहीं। ममता बनर्जी को जीत की बधाइयां देते रहे। इनके अपने नेता पीटे जाते हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार सेकुलरिज्म, हमें सेकुलर बनना है, हमें ट्रू सेकुलर बनना है। हमारी सेकुलरिज्म पर एनडीटीवी, स्क्रॉल, वायर, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, बीबीसी क्या लिख देगा, इसकी चिंता है इस सरकार को। अपने देश के लोगों का क्या हो रहा है, इसकी चिंता इनको नहीं है। आप फिल्म देख करके रोइए मत। ये सोचिए कि कल आपके साथ ऐसा होगा, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके शहर में, तो आप क्या करिएगा? इस देश के बहुत सारे ऐसे जिले हैं जो आज जम्मू कश्मीर से बदतर स्थिति में हैं। बिहार की तमाम सीमावर्ती जिलों में जाकर के स्थिति देख लीजिए। यह सरकार के आए हुए भी 8 साल हो गया ना। क्या रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों का घुसपैठ बंद हुआ? नहीं हुआ। उनको अरविंद केजरीवाल अमित शाह के नाक के नीचे दिल्ली में बसा रहा है और दिल्ली में वो मेजोरिटी में होते जा रहे हैं। धीरे धीरे वो इलेक्शन को प्रभावित कर रहे हैं बुरी तरीके से। हम 1000 बार जिताते रहें हिंदू लोगों को, लेकिन उन्हें सिर्फ एक बार बनना है, एक बार उनको जीतना है। अभी उनका आधा अधूरा जीता हुआ लोग जब बंगाल में और केरल में गद्दी पर बैठता है तो उनके नेक्सस किस तरीके से काम करता है आप देख चुके हैं। अगर उनका अपना व्यक्ति जब प्राइम मिनिस्टर के पद पर पहुंच जाएगा तो क्या होगा? लेकिन इस सरकार को भी कुछ चिंता नहीं है भाई, सब चंगा है। जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाएंगे, कानून की बात नहीं, कठोर कानून नहीं लाएंगे। कठोर कानून छोड़िए, एक छोटा सा भी कानून लाने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट नोटिस देता है तो वॉकआउट कर देती है केंद्र सरकार। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बाकी सारी बातें तो बाद में है। आपकी हमारी जो जनसंख्या के रेट है वो 1.8 है, उनकी जनसंख्या का रेट है 8%। जैन और बौद्ध का तो जनसंख्या का रेट और कम है, जैनों का तो और कम है, 1% है। तो आप और हम दो हमारे दो में उलझे रहे और वो हम दो हमारे 22 करते रहे।
इस पर जब तक विचार विमर्श नहीं होगा, इस पर जब कानून नहीं लगेगा, लागू होगा, तब तक ये समस्याएं कल कश्मीर में हुई, आज केरल में होगा, परसों कोलकाता में होगा, तरसों और कहीं कटिहार में होगा या कर्नाटक के भी किसी जगह में हो सकता है। डिसाइड आपको करना है, आप क्या चाहते हैं। क्या सरकारों पर यह मांग नहीं उठना चाहिए कि आप कानून कुछ ढंग का बनाइए। उनकी जनसंख्या 6% से 15% पहुंच गई ऑफिशियली, और हिंदुओं की जनसंख्या जब 90% से ऊपर थी और आज 80% के भी अंदर आ गई। और आरएसएस मंचों से कहता है कि सब जगह हम ही हैं। हम ही मतलब कौन? सेम डीएनए वाले? हम मतलब कौन? हम में तो आपके मुस्लिम राष्ट्रीय मंच वाले भी आते होंगे ना, जो यह कहते हैं कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच केवल मुसलमानों का, मुसलमानों के लिए और मुसलमानों के द्वारा संस्था है। हम मतलब कौन, जिसके लिए आप कहते हैं कि हमें घर वापसी कराने की जरूरत नहीं है, धर्मांतरण होता है तो होने दो। हम मतलब कौन? क्या वो कश्मीर में रहने वाले हिंदू भी आपके उस हम में आता है, जो आप यह मंचों से कहते हैं कि सब जगह हम ही हैं, सभी ऑफिसेज में हमारे ही लोग हैं? ये सब लतीफ़े छोड़िए और कुछ काम की बात सोचिए। आगे देश का भविष्य क्या होने जा रहा है, इस पर सरकारें बैठ के मंथन करें। बाकी आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।